ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। अब देखिए, बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का, जो भी हम वट एवर वी हैव रेड, इट्स बेस्ट दैट वी प्रैक्टिस इट, राइट। एंड प्रैक्टिस के लिए हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम रेलेवेंट क्वेश्चंस को आंसर करें। क्वेश्चंस मस्ट बी वेरी मच रेलेवेंट, बिकॉज ये रेलेवेंसी जो है ये कैसे डिसाइड की जाती है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के डिसाइड की जाती है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड नेशंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। आप अगर इसके ऊपर देखेंगे तो देर आर एनसीईआरटी बुक्स ऑल्सो that will recommend you to read more about United Nations. And it's not only this, United Nations का importance आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा लीजिए वहाँ पे रहता ही रहता है। लाइक आप यूएन को इग्नोर करके तो अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन नहीं कर सकते। बहुत सारे कंफ्यूजिंग डेज और डेट्स रहते हैं यूएन का, जैसे कि यूएन की का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, यूएन चार्टर कब साइन किया गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर साल प्रेसिडेंट चेंज होता है। जैसे इस साल 78th सेशन जो हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, कभी रशिया का कुछ वाद विवाद है, बदलते दौर में बदलती परिस्थितियों में रशिया यूक्रेन इसराइल पैलेस्टीन सभी तरह के वॉर को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो स्टैटिक कंपोनेंट है, पहले तो आपका वो क्लियर होना चाहिए। आपको कभी दिखाई दे जाएगा कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि ये साल ऐसा जाने वाला है, इस बार वर्षा कम होने वाली है। फिर अभी आपने एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में न्यूज़ सुना होगा। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि पहले यूएन का हमें फंडामेंटल बेसिक्स जानना चाहिए, और उस यूएन के बेसिक्स को हम करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हैं। यही सारी चीज़ें हम अपने क्लासेस में करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई डू इन माय लाइव क्लासेस। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स जो हैं वो देखने रहते हैं। फर्स्ट यू नीड टू सी द इंटायर कॉन्सेप्ट लेक्चर्स विच आर स्टैटिक इन नेचर, प्री रिकॉर्डेड, राइट। तो इसको आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस, and after that there will be a link coming into your email address, and using that link you can watch the entire concept lectures of United Nations. What I do in my live classes is I'll discuss the current contemporary issues with you, and we will practice a lot of questions from previous year patterns. So this is like a complete 90-day का course है. In case you want to prepare full course on international organizations and regional groupings, along with whatever basic general studies that we have, for that you can join my 3 months GS course. 90 days का course है, 1699 का। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट 90 डेज़ में आपको जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, सीए की क्लासेस हैं, जो लाइव हमारी क्लासेस हैं, वो सब मिलती हैं। लेकिन अगर आपने 1699 पे कर दिया अगर, तो 365 डेज़ के लिए फॉर द इंटायर ईयर आपको हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। यू विल फाइंड द करंट अफेयर्स पीडीएफ विच इज़ ऑलमोस्ट रिलीज्ड वीकली। तो आपको कहीं से न्यूज़पेपर पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अलॉन्ग विद दिस जो भी आपके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो भी आपके प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हैं, बुक के एक्सप्लेनेशंस हैं, एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आपको पूरे के पूरे एक्सेस मिलेगा फॉर द इंटायर 365 डेज। 90 डेज़ के कोर्स में हम लोग लाइव क्लासेस जो हैं दैट वी होल्ड फॉर द 90 डेज़। सो ये एडवांटेज आपको सिर्फ 1700 के बेसिस पे अगर आप कर लीजिए और इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 550 रुपये से ज़्यादा का कुछ भी आपको एक तरीके से नहीं पड़ रहा है पर से, और विच इज़ नॉट अ बैड डील. So you will have an access to all of those. So in case you want, my the contact number is given in the description box. And based on this, just let us go through these particular questions first. Right. So first things first. Who among the following has been recently appointed as the permanent representative of India to United Nations? Now you can see this is directly current affairs का बहुत basic सा question है, और आपने अगर न्यूज़ मिस कर दी तो ये आप मिस कर देंगे. The answer is अरिंदम बागची. Now, T.S. Trimurti was there in 2021. After T.S. Trimurti, Ruchira Kamboj was appointed. Now, Ruchira Kamboj is now gone, and Arindam Bagchi, who was the spokesperson, अभी तक ये क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए स्पोक्स पर्सन थे. तो स्पोक्स पर्सन, राइट, स्पोक्स पर्सन जो थे उनके बेसिस पे अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स रखा है हमेशा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का. तो अरिंदम बागची इज़ नाउ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस. एंड ये इस तरह के क्वेश्चंस लगातार हमें न्यूज़ में दिखाई देते रहते हैं. Coming to the second question, the chairmanship
जिसको हम प्रेसिडेंसी कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये रोटेट करती है काउंसिल मेंबर्स में। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक तरीके से परमानेंट बॉडी है, एक तरीके से परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब ये रहता है दैट दिस बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू एवर चेंज, राइट। लेकिन हाँ, इसके परमानेंट बॉडी में 5 मेंबर्स जो हैं वो फिक्स हैं, तो इसलिए इसको कभी कभी परमानेंट बॉडीज कहा जाता है। लेकिन इसके जो 10 मेंबर्स हैं, द अदर 10 मेंबर्स विच आर देयर, दे आर इलेक्टेड, राइट, दे आर इलेक्टेड। एंड आपको पता होगा कि इंडिया वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट 2020 से लेके 2022 तक, 21 से लेके 2023 तक बेसिकली, मतलब दिसंबर 2022 में इंडिया का चेयर मेंबरशिप खत्म होगा एंड इंडिया वॉज इलेक्टेड फॉर द 8th टाइम। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। अब पूछ रहा है आपसे उससे स्टार्टिंग कि चेयरमैनशिप जो है, प्रेसिडेंसी जो है, वो रोटेट होती रहती है। तो यूएनएससी के जो टोटल मेंबर्स हैं दैट इज 5 + 10, टोटल कितने हो गए, 15 मेंबर्स। तो महीने में, एवरी मंथ, यूएनएससी का प्रेसिडेंट जो होता है वो चेंज होता है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो करंट अफेयर्स को इसी तरीके से जब आप स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, which among the following country has become the most recent member of World Trade Organization? Now if you look at World Trade Organization, you will find that India बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। एक्चुअली है क्या, ये ट्रेड को रेगुलेट करता है और इंडिया में एग्रीकल्चर है। बोलिए, इंडिया में एग्रीकल्चर है, इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, और एग्रीकल्चर हमारी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि नहीं ये बात। अब फूड सिक्योरिटी की बात करें तो सरकार जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड कर रखी है और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करती रहती है। कैसे, सब्सिडी दे के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्रॉप्स खरीद के। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी चीज़ों से बहुत दिक्कत होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अमेरिका द्वारा संचालित है, अमेरिका उसको चलाने की अपने हिसाब से कोशिश करता है, राइट। एंड द पॉइंट इज, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहता है इंडिया से कि आप प्लीज़ एग्रीकल्चर वाले डोमेन में प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हुआ पूरा करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही डिस्प्यूट जो है, जो भी कोई कंट्री का भी डिस्प्यूट रेज करे तो वो क्या होता है कि सेटल नहीं कर पाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसमें जो मेन जज रहेगा उसका कॉम्पोजिशन ही नहीं डिसाइडेड है, कौन रहेगा ये डिसाइड ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी वाली कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे रहता है। जहाँ पे आपने वैक्सीन्स की बात करी होगी, यूएस, यूके, ये सभी लोग जब कोविड की वैक्सीन बना रहे थे इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, तो उस समय बात हो रही थी कि हमें जो वैक्सीन का पेटेंट है उसको वेव कर देना चाहिए। यानी कि एक वैक्सीन किसी पर्टिकुलर कंपनी ने बनाई तो उसका वेवर कर देना चाहिए। तो इंडिया ने यही स्टैंड रखा कि ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, तो हमें किसी भी तरीके से वैक्सीन के ओनरशिप पे हमें फोकस ना करके सभी को प्रदान करना चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ में इस चीज़ का बहस हुआ। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस सिलसिले में हमेशा अक्सर न्यूज़ में दिखाई देता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर्स हैं, विच इज़ द रीसेंट वन, अफगानिस्तान इज़ द रीसेंट वन। तो ये पूरा करंट अफेयर्स का जो हमने डिस्कस किया, यही हम अपने लाइव क्लासेस में, लाइव सेशंस में एकदम घुस के डिस्कस करते हैं। और जो करंट कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, और जो स्टैटिक होता है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है। तो आप 3 क्वेश्चंस के ही कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। और ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि इंडियन पॉलिटी में, इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ चलता रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात देखिए। वो डब्ल्यूटीओ की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है, राइट। अभी उनका नाम है एनगोजी एनगोजी ओकोंजो इवेला, एनगोजी ओकोंजो इवेला। She is the first woman, and also she is the first African woman. She is the first African to lead this particular position. She is from which country? Nigeria, South Africa, Congo and Ethiopia. आप अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा। The answer is Nigeria, right? She is from Nigeria. Coming to the question number 4th part, TRIPS. अब ये हमेशा से करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रिप्स अक्सर आपको सुनाई देगा कि ट्रिप्स के ऊपर न्यूज़ आ रहा है। तो ट्रिप्स इज़ अ लीडिंग लॉ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये आपको फैक्ट ऑलरेडी इसने स्टेट कर दिया है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्रोनिम फॉर ट्रिप्स, यानी ट्रिप्स का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब देखिए फुल फॉर्म जो है तो उसमें ये, इसमें हम कोई एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, ये रटने वाली चीज़ होती है। और ये रटने से भी ज़्यादा पता होना चाहिए कि इसका बेसिक्स क्या है। जब बेसिक्स हमें पता होता है ना तो चीज़ें हो जाती हैं हमारी। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, नो। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड सर्विसेज, नो। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सर्विसेज, मे बी, राइट। एंड ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज, तो ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब सी, अब ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड सर्विसेज, इट्स लाइक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वाला पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए था, और करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सो ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, और यही यूज़ किया था इंडिया ने वैक्सीन के वेवर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग अग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बॉडी जो है, दिस बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूएन। This body is independent of UN. This particular body has nothing to do with UN. तो UN चार्टर जो है एलिमिनेट हो गया। टेनिस कोर्ट कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही पुरानी कॉन्फ्रेंस है विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। ब्रंटलैंड कमीशन एग्रीमेंट जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड होती है। एंड द आंसर इज माराकेश एग्रीमेंट। माराकेश एग्रीमेंट है, दैट इज ऑफ 1944, सॉरी 1994 माराकेश एग्रीमेंट। तो ये मरक्केश एग्रीमेंट 1994 का है। जैसे मैंने आपको बोला 1944, तो 1944 में क्या हुआ था, तो 1944 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, राइट। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ये 1944 की है, और 1994 की ये कॉन्फ्रेंस है, मरक्केश एग्रीमेंट है, जिसके बेसिस पे एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 7 की याद करते हैं। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किस बॉडी को क्राउन ज्वेल कहा जाता है? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है ये। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो मीटिंग होती है उसको हम मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो इसमें मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 12वीं मुलाकात अभी हुई थी। द आंसर इज डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के अपॉइंटमेंट पे, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम्स के अपॉइंटमेंट पे अभी क्वेश्चन मार्क रेज हुआ है बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी तरीके से इस क्राउन ज्वेल को फंक्शन करने दे नहीं रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको भारी दिक्कत हो रही है, और उनका यही कहना है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कब तक ऐसा करता रहेगा, कब तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से चलाता रहेगा। और कह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बदलाव करिए। तो इसमें एक कंट्री की ग्रुपिंग है जिनको हम कहते हैं बेसिक। ये कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून में परिवर्तन मांग रहे हैं, चेंजेस मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि सिर्फ एक कंट्री या एक संगठन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को नहीं डोमिनेट कर सकता है, राइट। तो मूविंग टू द एट्थ पार्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। अब ये 2023 की बात करें तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब करंट अफेयर्स में इसमें आपको ऑप्शंस देखिए, कसाबा कोरोसी, तो ये 77th सेशन के थे। डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस इज द आंसर, राइट। पीटर थॉमसन जो है वो सेकंड प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1950s के दौर में, 40s एंड 50s के दौर में। और अब्दुल्ला शाहिद 75th या 76th सेशन के अब्दुल्ला शाहिद थे। सो डेनिस फ्रांसिस जो है वो इंपॉर्टेंट नेम आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन था, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, राइट। सो अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित जब आपको दिखाई देता है तो शी वॉज द इंडियन वुमेन, ठीक है। एंड शी इज द ओनली इंडियन वुमेन एंड ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो विजय लक्ष्मी पंडित के कंटेक्स्ट में याद रखिए। ट्रिगवे ली क्या थे? ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्रेटरी जनरल एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट? तो अगर मान लीजिए कि ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, जहाँ पे 193 कंट्रीज़ जो हैं एक साथ चेयर लगी हुई है, बैठती है, तो उस पर्टिकुलर सेशन को जो लीड करेगा वो होता है प्रेसिडेंट, वो होता है प्रेसिडेंट।
हमारे राष्ट्रपति से कंपेयर नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द हाउस, यानी कि किसी भी तरीके से कंट्रीज अगर आपस में डिस्कशन कर रही हैं तो डिस्कशन को डेलिब्रेट कराएगा, डिस्कशन को ईज कराएगा। लेकिन इस प्रेसिडेंट के ऊपर बैठा होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सचिव है, सबसे बड़ा सचिव है, या हम इसको कह सकते हैं हेड ऑफ यूएन है। जबकि वहीं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिर्फ जनरल असेंबली विच इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस का पार्ट होता है। तो प्रेसिडेंट बहुत छोटी चीज़ है सेक्रेटरी जनरल के सामने। सेक्रेटरी जनरल इतना बड़ा है कि अगर वो चाहे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सजेशन दे सकता है कि भाई ये व्यक्ति है, ये देश है, बहुत बुरा कर रहे हैं, प्लीज़ इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सीमा की दायरा की पावर्स जनरल असेंबली के अंदर ही रह जाती है। तो आंसर इसका है पॉल एनरी स्पार्क। एंड पीटर थॉमसन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि एलिमिनेशन करके आप बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी वॉज क्रिएटेड इन 2006 टू रिप्लेस अ कमीशन फेसिंग क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग राइट्स अब्यूजर्स गेटिंग प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी। अब 47 मेंबर की बॉडी है, एक्चुअली देर इज़ अ 47 मेंबर्ड बॉडी which is working for United Nations Human Rights, which is working for United Nations Human Rights. United Nations Human Rights में UDHR आ जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर इससे एसोसिएटेड है 1948 का। और दो और लॉज आ जाते हैं, ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICSCR 1966 के। ये सभी जो है इनको हम टुगेदर इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कंसीडर करते हैं, और इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं हमेशा पूछे गए हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो 47 मेंबर की बॉडी है ना, ये बहुत ज़्यादा यू कैन से रिलायबल नहीं है, फॉर द सिंपल रीज़न दिस कि जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है ना, कभी कभी वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का पार्ट बन जाती है। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये यूनेस्को के अंदर काम करती है, यूनेस्को के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं स्टैटिक है, और इसमें अभी आप देखेंगे कि रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था। रशिया की मेंबरशिप जो थी वो सस्पेंडेड, राइट, रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था 2022 में। और आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, वन वन मोर थिंग यू विल फाइंड दैट यहाँ पे बार बार यूनेस्को का नाम अपने को आता है। ठीक है, यूनेस्को और इकोसॉक, यूनेस्को और इकोसॉक, ठीक है। तो एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इकोसॉक जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो यूएनएचआरसी इकोसॉक की बॉडी है, मैंने यूनेस्को बोला था, इकोसॉक की बॉडी है। यूनेस्को आपका जहाँ पे आप देखेंगे हेरिटेज की बात करेंगे, हेरिटेज कन्वेंशन की बात करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, हेरिटेज साइट्स और तमाम तरह की चीज़ों की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको यूनेस्को दिखाई देगा। तो ये वाली चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following countries were suspended from their membership in UN Rights Council in different times for human rights violations? And the answer is Libya and Russia. Answer is Libya and Russia. अफगानिस्तान एंड चाइना, रशिया एंड बुरुंडी, सूडान एंड अफगानिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ का जो इलेक्शन हुआ है जब जब UNHRC में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जब जब हुआ है, तब तब इसको डिस्प्यूटेड कहा गया है। लेकिन लीबिया और रशिया को सस्पेंड किया गया है, रशिया को अभी किया गया है। लीबिया वॉज सस्पेंडेड समवेयर अराउंड 2011-12 के दौरान में लीबिया को सस्पेंड किया गया था। अच्छा, ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, UNHRC को कभी भी UNHCR के साथ कंफ्यूजन नहीं करेंगे। देखिए दोनों में क्या है कि ये ह्यूमन राइट्स की लास्ट में इसका जो C है वो काउंसिल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इट इज़ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। है तो सब ह्यूमन राइट्स की ही बात, लेकिन इनके जो फुल फॉर्म हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। HRC और HCR में दिक्कत हो जाती है बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। Having said that, let's move to the next question. International Military Tribunal is situated in which among the following countries? Okay, मिलिट्री ट्रिब्यूनल नाम की कोई ऐसी परमानेंट बॉडी नहीं है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो भी क्राइम्स हुए थे, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो भी क्राइम्स हुए थे, उसमें मेंबर्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए एक पर्टिकुलर मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जो कि वॉर कन्वेंशंस को जो अग्रीड थे, म्यूचुअली अग्रीड थे, और उनका वायलेशन किया था कंट्रीज़ ने,
तो उनको एड्रेस कर रहा था, जिसमें हिटलर को सबसे पहले लेके आना चाहते थे, पर हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर कुड नेवर बी ब्रॉट टू जस्टिस, राइट, ही कमिटेड सुसाइड। इसको फेमसली हम कहते हैं न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स समटाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोक्यो ट्रायल्स। सो वॉट एवर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो भी वायलेशंस हुए हैं, एंड दैट इज वाई इट इज सिचुएटेड इन न्यूरेमबर्ग जर्मनी। इट इज सिचुएटेड इन न्यूरेमबर्ग जर्मनी। हेग नीदरलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये 3 कोर्ट जो हैं वो आपको हेग और नीदरलैंड्स में दिखाई देंगे। वही मिलिट्री ट्रिब्यूनल की बात करें तो वो बहुत ही विचित्र सी जगह पे है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, न्यूरमबर्ग जर्मनी। क्लियर हो गया आपको? मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 13th, General Assembly of United Nations has representation from all states and each state has one vote। यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर 193 स्टेट्स हैं, जिसमें आपको मेन पता चलेगा कि 2011 में 2011 में साउथ सूडान जो है, साउथ सूडान इज़ द 193rd member and it all started with just 55 countries। It all started with just 55 countries in United Nations General Assembly and 193rd country is South Sudan and more can be a party to it। तो सवाल ये पूछ रहा है कि कंट्री के पास अपना एक वोट होता है कुछ भी करने के लिए, पर एक पर्टिकुलर कंट्री कितने डेलीगेट्स भेज सकती है, 1 2 3 या 5? तो आंसर इसका है 5। ये आपको याद रखना चाहिए। 5 डेलीगेट्स अपने भेज सकती है जो जनरल असेंबली में बैठेंगे, बट वोट कितना होगा उन सबका काउंट किया जाएगा, एक ही वोट काउंट किया जाएगा, क्योंकि वोट कंट्री की तरफ से देखा जाता है, डेलीगेट्स की तरफ से वोट नहीं देखा जाता है। सो ये वाली चीज़ें जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ वो है, कितना कुछ बेसिक है जो हमारे सामने कई बार आता होगा, हम मिस कर जाते होंगे। तो आपको हमारी क्लासेस में यही सारा जो गैप फिलिंग है ये बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। प्रोबेबल क्वेश्चन एरियाज़ को भी हम रिपीटेडली बताते रहते हैं, कहाँ कहाँ से किस तरीके से सवाल आ सकता है। कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे, अगर यूनेस्को के ऊपर कोई न्यूज़ है तो आपको उसके ऊपर पूरा प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यूएनएचआरसी के ऊपर आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा वहाँ पे, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रही है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो लेक्चर्स आपको एक, जैसे आपने पैसे दिए, आपने कोर्स हमारा ज्वाइन किया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो लेक्चर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे कि हाँ भाई आपको ड्राइव एक्सेस दे दिया और आप देखो। आपको एक शेड्यूल के साथ साथ कुछ 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स करके ओपन करते रहेंगे हम लोग, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कई सारी चीज़ों को अपडेट करना रहता है। तो हमारे जो भी कंटेंट है उसको हम बैकग्राउंड में एक बार चेक करके 90 डेज़ का जब हम बच्चे के साथ जुड़े होते हैं, लाइव सेशन में स्टूडेंट के साथ जुड़े होते हैं, तो हम उस कंटेंट को भी रिव्यू करते रहते हैं पीरियोडिकली और उसमें अपग्रेडेशन भी करते रहते हैं। तो इसीलिए पीरियोडिकली आपको टास्क मिलेगा, आपको वो लेक्चर्स उतने देखने हैं, ख़त्म करने हैं और बिंदास रहना है। ठीक है? तो आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे, पर्सनली जब जुड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत स्लोली हम चीज़ों को लेके चलते हैं, और 90 डेज़ में आपका 4 सब्जेक्ट तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कवर हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी ज़रूरी है वो कवर हो जाएगा, और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें जो कंपोनेंट है वो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये 4 कंपोनेंट्स जीएस में नहीं आते हैं। याद रखिएगा, ये 4 कंपोनेंट्स जीएस में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। तो करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगा, जो आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के अगर आपको इस चीज़ के ऊपर, अगर आपको साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें पार्ट होता है, इसके ऊपर आपको छोटे हमारे टिकट साइज कोर्सेस है, बिकॉज एवरीबडी डज नॉट वांट टू स्टडी इन्वायरमेंट। हर एग्जाम में इन्वायरमेंट नहीं पूछा जाता है, हर एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक उतना नहीं पूछा जाता है। तो इसके ये एड ऑन्स हैं आपके मेन कोर्स के साथ। दीज आर द स्मॉल कोर्सेज विच आर एड ऑन्स, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दैट, एंड फिर अगेन वही आपको पूरा का पूरा जो ड्राइव लिंक है वो ओपन हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 एंड एंडिंग इन 2026। एज यूजुअल आपको पता है कि 5 साल का टर्म होता है सेक्रेटरी जनरल का। इनको दोबारा इलेक्ट कर लिया गया है। ये किस कंट्री से हैं? नीदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्पेन एंड इटली, एंड द आंसर इज पोर्टुगल। ही इज फ्रॉम पोर्टुगल। ये याद रखिएगा, फैक्ट है। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें,
विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल इलेक्शंस इन यूनाइटेड नेशंस। अब आपको सेक्रेटरी जनरल के कंटेक्स्ट में बताना है, तो इट इज़ रिकमेंडेड बाय यूएनएससी। सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा ये यूएनएससी बताता है। येस एब्सोल्युटली यूएनएससी नाम रिकमेंड करता है और जनरल असेंबली उस पर अपॉइंटमेंट करती है, मतलब वोट करा के चुनती है। री इलेक्शन फॉर अ थर्ड टर्म इज नॉट अलाउड। इसका मतलब अगर आप 5 साल के लिए हो, फिर आप सेकेंड टर्म के लिए आए, उसके बाद क्या आप थर्ड टर्म के लिए नहीं आ सकते? थर्ड टर्म के लिए आप आ सकते हो, ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है जो तीसरी बार रिकमेंड हुआ हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट, एंड द आंसर वुड बी बोथ ए एंड सी। The appointment is made by UNGA. The appointment is made by UNGA, right? सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे लिखा था नॉट अलाउड, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी, बिकॉज अपॉइंटमेंट तो यूएनजीए ही करता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितनी कंट्रीज हैं? बड़ा ही स्वीट सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 54 कंट्रीज होती हैं, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आए हुए सवाल हैं। स्टैंडर्ड पेपर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कराता है, जो एग्जामिनिंग बॉडी आपकी क्लैट है वो कराती थी, और एलेट है वो कराते थे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, और आपका मेन ये तीन तीन एग्जामिनिंग बॉडीज़ हैं। आजकल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो करा रही है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनके बियॉन्ड क्या ही जाएगी। तो इसीलिए आप अगर लेट से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, तो मेरे वाले जो 90 डेज़ का क्रैश कोर्स है, ये ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए सबसे सबसे ज़्यादा कारगर होगा। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए जो लाइव ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन नहीं करना चाहते। और डेफिनेटली ऑफलाइन का तो कोई तोड़ ही नहीं है, ऑफलाइन तो ऑफलाइन होता है। अब जैसे लाइव में इसमें देखेंगे आप, तो आपको मॉक्स एंड ऑल नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन सेट्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आप कंपटीशन भी फेस करते हो, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये ऑनलाइन टिकट साइज कोर्स उनके लिए है जिनकी रीच में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑब्वियसली कैन नॉट टीच, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई लेक्चर्स, तो मैं आप तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। पर आप मुझ तक ज़रूर पहुँच सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में। लेकिन हाँ, ऑफलाइन लेक्चर्स जो हैं CUET के, वो बिल्कुल ही अलग हैं। उनका उनका पूरा डायनेमिक और डायमेंशन ही अलग है। वहाँ पे आपको मल्टीपल फैकल्टीज़ मिलेंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं मिलूँगा, जो कि आपको हर सब्जेक्ट को बेसिकली समझा रहा है। करंट अफेयर्स की कोई क्लास आपको मिलेगी नहीं एज सच, आपको मैथ्स की कोई क्लास नहीं मिलेगी। तो इसमें सिर्फ GS का पोर्शन जो है, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन जो है, जो आपके ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन में हेल्प करता है, अलॉन्ग विद दिस जो आपके जनरल टेस्ट में हेल्प करता है, उसका आपको मेन मेन 1699 में आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अपने हिसाब से हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर बच्चे की अपनी पॉकेट कैपेसिटी होती है, तो उसके हिसाब से ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। एंड ऑब्वियसली 1699 में आपको मतलब भर की चीज़ें जो हैं, जो बेसिकली पता होनी चाहिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करा है, तो आप कर सकते हो। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17 वाला पार्ट, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इकोसॉक। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स में यही आया कि इंडिया को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया पैसिफिक सीट्स में से 4 जो कुर्सियां होती हैं एशिया पैसिफिक की, उसमें इंडिया भी एक पार्ट है। अब टर्म क्या है इकोसॉक का? तो इकोसॉक का टर्म देखिए 3 इयर्स का होता है। पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये आपको रखनी है, इकोसॉक का टर्म जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, और इसी सिलसिले में आंसर है सी। ठीक है, मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, 2022 से लेके 2024 तक। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? इनमें से यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी कौन नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विपो भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन सभी एजेंसीज को हम कहते हैं क्योंकि इनका स्पेशल फंक्शन है, तो ये सारी एजेंसीज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का पार्ट होती है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF भी आता है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, ILO भी आता है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड भी आता है, UNDP भी आता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आता है, UNEP भी आता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी आता है, और तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखाई देंगे जो स्पेशलाइज्ड होते हैं और यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस से जुड़ के काम करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पूछ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पिछली बॉडी, पहले वाली बॉडी कौन सी थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आपने जैसा कि मुझे बताया था कि 1994 में मरक्केश एग्रीमेंट के बाद बना था बच्चों। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस बॉडी थी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स,
1945 में जो बनाया गया था, विच वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर द न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर. सो आंसर इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स इज द फॉर्मल नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब आप कंफ्यूजन हो यही होगा कि यार ये एग्रीमेंट लिखा हुआ है और बॉडी कह रहे हैं. सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट समटाइम्स कॉमन सेंस ऑल्सो इज नॉट गुड. तो कुछ चीज़ें हैं एज इट इज़, यू नीड टू रिमेंबर इट. पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था हमारे सेशन में कि इसको कहते हैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस. MC12 करके अभी मीटिंग हुई है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की 12वीं मुलाकात. तो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. वर्किंग अंडर द सन कॉजेज 1 in 3 डेथ्स फ्रॉम नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर. ये फ्लैग रेज किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इसको सपोर्ट कर दिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कि सूरज धूप में काम करने वाले, अगर नॉन मेलानोमा कैंसर से अगर कोई मरा है तो देखें तो उसमें से 3 में से 1 लोग जो हैं वो धूप में काम कर रहे थे. तो क्या ये कारण हो सकता है? दैट हैज़ बीन स्टेटेड बाय ILO. एंड ILO का हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बनाया गया, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? अब दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ वेरी डायरेक्ट. अब देखिए सुल्तान अल जबेर जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू 28 COP28 2023 में जो कि होने वाला है उसके प्रेसिडेंट है, राइट. यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. ऑड्री अजूले जो हैं वो यूनेस्को से रिलेटेड है. कूडुंगू और सिंडी मैकेन में कंफ्यूजन होता है. तो द पॉइंट इज दैट द आंसर वुड बी सिंडी मैकेन. तो कूडुंगू कहाँ के हैं? तो कूडुंगू साहब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हैं. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, FAO का. और ये एक रिपोर्ट निकालता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है. इसी का सिस्टर कंसर्न बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसके कि आपसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछ रहा है तो आंसर इज सिंडी मैके. ये WFP कहाँ पे आ रहा है? जब भी कभी किसी इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री में खेती नहीं हो पाए और इंडिया और बड़े जो कि एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये लोग एक साथ सस्ता एग्रीकल्चर प्रोवाइड करते हैं, सस्ता अनाज प्रोवाइड करते हैं. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड ऑल पे देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा. क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं. हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूली इलेक्टेड UN हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया. अगेन देखिए UN हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज का पर्पस क्या है? दैट इज व्हाट वी स्टडी इन द बेसिक्स. दैट इज व्हाट वी स्टडी इन द बेसिक्स ऑफ द क्लास. बट आंसर में करंट अफेयर्स है तो फिलिपो ग्रांडी. फिलिपो ग्रांडी इज द आंसर. और ये सभी सीनियर ऑर्डर में आपको दिखाई दे जाएंगे कि प्रीवियस UN हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज हुआ करते थे. रेफ्यूजी का जो प्रॉब्लम है, रेफ्यूजी से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन है 1954 का जो इंडिया ने साइन नहीं किया है. प्रोटोकॉल है 1967 का जो कि इंडिया ने 61 का जो कि इंडिया ने साइन नहीं किया है. तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए. विच हु अमंग द फॉलोइंग इज द UN हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स? अब देखिए UNHCR मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी होती है. तो UNHCR का आपसे पूछ रहा है कि हाई कमिश्नर कौन है? वॉल्कर टर्क. वॉल्कर टर्क UN हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स वॉल्कर टर्क हैं. अकीम स्टाइनर जो हैं इंगर एंडरसन यूनेप की हैं. इंगर एंडरसन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की है जो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के चलते बनाई गई थी. ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी. और अगर आइकिम स्टाइनर की बात करें तो ये 1965 में जो स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है जिसमें इंडिया की पोजीशन 132nd थी, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आइकिम स्टाइनर हैं. और हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वॉल्कर टर्क, राइट. मूविंग द क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट. हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट हेड ऑफ वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है. इनमें से आप नाम ज़रा पढ़िए, आपको कौन सा नाम ऐसा लग रहा है जो कि तूफान जैसा है? अब्दुल्ला अल मंडूस. तो ये वाला जो नाम है ये सही आंसर है. मृत्युंजय महापात्रा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, ये आपको याद होना चाहिए. गर्ड मुलर की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड हैं. गिलबर्ट हुंगो की बात करें तो इंटरनेशनल, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर पर्सन हेड ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, हेड ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर द 25 क्वेश्चंस दैट वर देयर. और आपने इसी इन सभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में स्टैटिक और करंट को एक साथ देखा है. और ये बात याद रखिएगा कि इन केस यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर योर GS, लेट से आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं और आपको GS के लिए एक
कॉन्सेप्ट लेक्चर चाहिए, यू डोंट वांट टू रीड द इंटायर एनसीईआरटीज, सो यू वांट समबडी टू टीच यू एनसीईआरटीज, आपको ईयरफोन लगा के बस नोट्स बनाने हैं और आप लेक्चर सुनते रहिए, सो दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ द कोर्स फॉर यू। द प्राइस इज़ वेरी लेस। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ये प्राइस कोई फिक्स नहीं रहेगा, ये प्राइस बढ़ भी सकता है। और हम एक्चुअली मेरिट्स वाले बच्चों को बिल्कुल भी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं अपने हिसाब से, जो भी बेयर मिनिमम होता है, लेकिन सब बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और बहुत ही इनिशियल फेजेस में है अभी हमारा चैनल, तो मुझे आपके सपोर्ट और आपके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है ये आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आपने यहाँ पे देख लिया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।